अब है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक से मतलब वही है कि हमारे जो लैंग्वेजेस हो गए हैं, ठीक है। तो द एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। तो फील्ड वर्क इन प्लेसेस वेयर द लैंग्वेज वॉज नॉट येट रिटन। तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक में क्या है कि हमारे अलग अलग टाइम पीरियड पे लोग क्या क्या लैंग्वेजेस से बातें करते थे, यूज़ करते थे। अगर कोई बोले कि 5000 से इधर मतलब अभी प्रेजेंट में क्या लैंग्वेजेस हैं, तो हमें कई सारी स्क्रिप्ट मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगी, उर्दू, फारसी, कई सारे लैंग्वेजेस मिल जाएगी। बट अगर बोला जाए कि 5000 साल पहले क्या था, अगर उधर का रिटर्न हमें रिकॉर्ड्स नहीं मिला, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग बात ही नहीं करते होंगे, चुप थे, क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था। अगर बात है तो वो लिखेंगे ही, क्योंकि उस टाइम तो राइटिंग का कोई ऐसा सिस्टम था ही नहीं। तो उन लोग की बातें जो होती थी वो होती थी। अगर उनकी बातें या फिर उनके जो लैंग्वेज के रिकॉर्ड्स थे वो सब तो लोग जब वो मतलब मर गए तो उनके साथ साथ वो भी चला गया। तो उन्हीं के बारे में जब जानकारी हमें चाहिए तो वो कौन काम करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। ठीक है। तो फील्ड वर्क इन प्लेसेस वेयर द लैंग्वेजेस वाज नॉट येट रिटन। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, इसमें आता है पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेजेस चेंजेस ओवर टाइम। मतलब जो लैंग्वेज है अलग अलग समय में कैसे चेंज हुआ। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स डील्स विथ ओनली लैंग्वेजेस एंड यूजली अनरिटन वंस एट दैट। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक जो होते हैं लैंग्वेजेस पे डील करते हैं, और ज़्यादातर जो होता है कि अनरिटन होता है, मिले नहीं होते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए कि पहले संस्कृत बोलते थे लोग, और उसके बाद हिंदी, अब तो इंग्लिश, मतलब अलग अलग जो टाइम पीरियड में जो लैंग्वेज होती हैं उन सब के बारे में जानना हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक का काम है। ठीक है। तो दूसरा आता है डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दिस इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेजेस आर कंस्ट्रक्टेड। मतलब लैंग्वेजेस बनाए कैसे गए हैं। ठीक है। अलग अलग टाइम पीरियड पे, जैसे हिस्ट्री हो गया, सॉरी हिस्ट्री में जैसे संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, इन सब लैंग्वेजेस का ओरिजिन कैसे हुआ, या फिर कैसे कैसे मॉडिफाई किए गए, कैसे कैसे नए वर्ड्स आए, कैसे कैसे बने, इन सब के बारे में जानना है। तो कंसर्न विथ डिस्कवरिंग एंड रिकॉर्डिंग द प्रिंसिपल्स दैट डिटरमाइंस हाउ साउंड्स एंड वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू स्पीच। मतलब अलग अलग प्रकार के साउंड को, अलग अलग वर्ड्स को कैसे कैसे मिलाया गया तो अलग अलग वर्ड्स निकले, साउंड्स या फिर लैंग्वेज बने, शब्द बने जिनका अलग अलग मीनिंग होता है, ये सब। थर्ड पॉइंट है सोशियो लिंग्विस्टिक। जैसे कि एग्जामिन हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। इसका एग्जांपल जैसे बोल सकते हैं कि सोशली आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं, व्हाट पीपल स्पीक अबाउट, किस प्रकार से बात करते हैं या उनका बोलने का एटीट्यूड क्या है। अगर एक डॉक्टर है, ठीक है सर, एक डॉक्टर है और इसका एक फ्रेंड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर ब्राउन, ओके। इनका फ्रेंड है, कौन है, मोहन। मोहन अगर अपने फ्रेंड से मिलने जाएगा क्या बोलेगा, हे ब्राउनी हाउ आर यू, बोल सकता है, ठीक। बट आप डॉक्टर के पास इलाज कराने आए हैं, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि हे ब्राउनी क्या कर रहे हो, मेरा इलाज कर दो, ऐसे थोड़ी। आप बोलेंगे गुड इवनिंग डॉक्टर ब्राउन, प्लीज़ हेल्प मी, या फिर प्लीज़ ट्रीट मी, ऐसे करके आप उसे सेलिब्रेशन करेंगे। तो इसी प्रकार के जो बात करने का तरीका है या डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डिफरेंट स्पीकर्स या डिफरेंट लोगों के साथ, वो सोशियो लिंग्विस्टिक के अंदर आता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है एथनोलॉजी या फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई रिसेंट कल्चर्स डिफर्स एंड आर सिमिलर। मतलब अलग अलग टाइम पीरियड पे या फिर अलग अलग जगह के अलग अलग लोकेशन पे लोगों का जो रहने का तरीका है या फिर कल्चर्स है, वो सब अलग अलग डिफरेंस क्यों है। जैसे यहाँ पे अगर इंडिया में देखें तो शादी कैसे होती है, 7 फेरों में होती है, मंगलसूत्र में होती है। बट अगर कहीं देखें कोर्ट मैरिज में तो बस ये दो लोग अगर साइन कर दिए तो शादी हो गई। या फिर वहाँ के लोग वेस्टर्न ड्रेसेस का है, यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। तो अलग अलग जगह पे क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे दोनों जगह पे शादी तो कॉमन है, बट अलग अलग तरीके से होती है। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस है, ये हमारा किसी में आता है एथनोलॉजी में। हाउ एंड वाई पीपल टुडे एंड इन द रिसेंट पास डिफर और सिमिलर इन देयर कस्टमरी वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग। मतलब जो हमारा जो पास्ट है उन समय में कैसे लोग, अलग अलग लोगों का वे ऑफ थिंकिंग था, क्या सोचने का तरीका या क्या क्या काम करने के तरीके, ये सब हुआ करता था। एथनोलॉजिस्ट जनरली यूज डेटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज ऑफ लिविंग पीपल्स।
एथनोलॉजिस्ट जो होते हैं कि अगर जैसे पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है तो कम्युनिटी में जैसे कुछ लोग हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे देखा जाए तो इसकी कम्युनिटी अलग हो गई, इसकी कम्युनिटी अलग होगी, या इसकी कम्युनिटी अलग होगी, जैसे ट्राइबल पीपल लग रहा है। तो इन सब के अलग अलग कम्युनिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं या क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इनका वे ऑफ लिविंग, ईटिंग या डूइंग एनी वर्क, इन सब के बारे में जो होता है एथनोलॉजिस्ट हमारी जानकारी रखता है। ठीक है। एथनोग्राफर क्या होता है? अ पर्सन हु स्पेंड सम टाइम लिविंग विथ, इंटरव्यूइंग एंड ऑब्जर्विंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्क्राइब देयर कस्टम। जैसे अगर कोई एक ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल एरिया है, तो वहाँ कोई एथनोग्राफर जाएगा, उसके बाद अलग अलग लोगों के बीच में रहेगा, उन लोगों के बीच में उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, कैसे रहते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ हंटिंग, गैदरिंग फूड्स, या फिर फार्मिंग की टेक्निक्स, या कैसे उन लोग के तौर तरीके, रहन सहन हो गया, इनका कल्चर हो गया, इन सब के बारे में जानने का। और एथनोग्राफी क्या होता है? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटीज़ कस्टमरी बिहेवियर्स एंड आइडिया। किसी भी अगर पर्टिकुलर सोसाइटी के बिहेवियर कैसा है, या फिर उनके आइडियाज़ हैं, वे ऑफ थिंकिंग हो गया, उनके कल्चर्स हो गए, इन सब के बारे में जानना। एथनो हिस्टोरियंस स्टडी हाउ द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ कल्चर हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम। मतलब लोगों के बीच में जैसे अगर किसी भी कम्युनिटी की जो लाइफ है उनमें कल्चर्स का कैसे चेंज आ रहा है या फिर कैसे हो रहा है, इन सब के बारे में। अनलाइक एथनोग्राफर्स हु रिलाई मोस्टली ऑन देयर ओन ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूइंग, एथनो हिस्टोरियंस रिलाई ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ अदर्स। तो ठीक है, तो एथनोग्राफर्स का क्या था? किसी भी एक ट्राइबल कम्युनिटी में जाएंगे, लोगों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और अपना राय देंगे, अपनी स्टडी बनाएंगे कि लोग ऐसे रहते थे, इन लोग का ऐसा था, वैसा था। बट जो एथनो हिस्टोरियंस होते हैं, तो अलग अलग जो टाइम पीरियड के जो लोग थे हिस्टोरियंस, उनके जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं या रिटन रिकॉर्ड्स हैं, उन सब के थेसिस के बिहाफ पे उस कम्युनिटी के बारे में पूरी स्टडी लॉन्च करेंगे। ठीक है। तो जैसे एथनो हिस्टोरियंस क्या काम करते हैं? अगर मान लीजिए अगर हमारा जो अशोक सम्राट के टाइम का एरिया था, तो उस टाइम के जो हिस्टोरियंस थे कुछ लिपि छोड़ के गए हैं। तो अगर उस टाइम अगर हमारे जो एथनो हिस्टोरियंस थे वो लिपि जो छोड़ के गए हैं, उसको हमारा कौन स्टडी करेगा? एथनो हिस्टोरियंस। ओके। और उसके हिसाब से वो पूरी तरह से जानकारी देगा कि उस टाइम ऐसा सिचुएशन थी, उस टाइम ऐसा सिचुएशन था, ये था, वो था, वो ये था, ये सब करके पूरी जानकारी देगा। उसके बाद जो होता है हमारा पॉइंट है क्रॉस कल्चरल रिसर्चर। क्रॉस कल्चरल रिसर्चर से मतलब ये है कि एन एथनोलॉजिस्ट who uses ethnographic data about many societies to test possible explanation of cultural variation to discover general patterns about cultural traits, what is universal, what is variable, why traits vary, and what are the consequences of variability might be। जैसे कल्चर्स के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि अगर अलग अलग लोगों अगर एक फैमिली है, फैमिली में अगर सब लोग काम कर रहे हैं और एक बंदा अगर चला जाए कहीं दूर जगह जाके काम करे वो, तो बाकी की फैमिली क्यों रो रही है, या फिर उनको ऐसा क्या फील होता है, फीलिंग क्या है। अगर कहीं मान लीजिए अगर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है या डिज़ास्टर आया, तो आसपास के लोग वहाँ पे क्यों रोते हैं, या फिर क्या है ऐसा, मतलब क्या उनके फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स के बारे में, लाइफ के बारे में, ये सब को जानना हमारा रिसर्चर्स का काम है। ठीक है। तो अलग अलग कल्चर में, अलग अलग बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में ये सब हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा अप्लाइड या फिर प्रैक्टिकल एंथ्रोपोलॉजी, मतलब हमारा जो प्रैक्टिकल एंथ्रोपोलॉजी वो उसके बारे में हमें जानना कि लोग प्रैक्टिकली या फिर किसी फील्ड में कैसे वर्क कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी जैसे दो टर्म्स में आता है, एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी में वो होते हैं जैसे अगर कोई प्रोफेसर है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो प्रोफेसर है और वो इंस्टीट्यूशन में लेक्चर्स दे रहा है प्रोफेसर, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी में कहीं भी वर्क कर रहा है, ये हो गया, या फिर किसी एक पर्टिकुलर लैब में बैठ के उसके बारे में सर्वे कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा थ्योरी में। ठीक है। बट जो अगर हमारा प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है दोस्तों? अगर कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाके अपना वर्क करे, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे प्रैक्टिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू रिक्वायर्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ बेसिक नॉलेज। मतलब फिजिकल या बायोलॉजिकल साइंस में या फिर किसी जानकारी जाननी है तो हमें टेक्निकल ब्रेक थ्रू रिक्वायर्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ बेसिक नॉलेज। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में हमें नॉलेज बहुत कम थी हमारे एंसिस्टर्स को, फिर धीरे धीरे हमारा नॉलेज लेवल बूस्ट हुआ, हम लोग ने सोचना शुरू किया। आज हम लोग, पहले वो लोग हंटिंग करना सीखें, तो स्टोन टूल्स बनाना सीखें, उसके बाद फूड गैदरिंग, फार्मिंग सीखें, और आज हम लोग देखो कि अलग अलग अर्थ को छोड़ के हम लोग दूसरे
प्लैनेट तक पहुंच गए हम लोग सोलर सिस्टम में, वहाँ हम लोग अपना रॉकेट, मिसाइल, सैटेलाइट सब कुछ वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, हमारा जो एजुकेशन का जो लेवल है वो हमारा बूस्ट हुआ, तो हम जाके अलग अलग प्लैनेट्स पे जा रहे हैं, अलग अलग सोलर सिस्टम जैसे हो गए उस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, बूस्ट हुआ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ बेसिक नॉलेज। स्टार्ट कैसे होगा, अगर आपको बोला जाए कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, इसका मतलब थोड़ी है कि आपको ABCD नहीं आती होगी, लेकिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे बेसिक क्या, ABCD हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब के बारे में जानना। उसीलिए किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आपको अगर महारत हासिल करना या स्पेशलिटी जाननी या उसके बारे में पूरा डिटेल चाहिए, हमें क्या चाहिए उसके बारे में, उसका हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टुडे मोस्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्क आउटसाइड एकेडमिया रेदर देन इनसाइड। तो आजकल या फिर आज के समय में बोला जाए तो ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं एकेडमिया से बाहर आके वर्क करते हैं, किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो गया या गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, उन सबको छोड़ के फील्ड वर्क में आके ज़्यादा वर्क करते हैं। जैसा कि इमेज में देख सकते हैं आप, ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे एग्जीबिशन कर रहे हैं, पैलेंटोलॉजिस्ट हैं या फिर कल्चरल कुछ या फिर एंशिएंट बरियल से उन सब को निकाल रहे हैं या फिर उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ है, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अब इनकी जो स्टडी पब्लिश होगी उस पब्लिश को यदि कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करके ऑब्जर्व करके पढ़ा रहा है तो थ्योरेटिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा। ये सब हो गया। ठीक है, तो एम्प्लॉयड इन सेटिंग आउटसाइड ट्रेडिशनल एकेडमिया, मतलब वही है कि मतलब आजकल के ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कि एकेडमी से बाहर आ रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट एजेंसी में बैठे हुए हैं या फिर कहीं इंस्टीट्यूशन में है, बहुत ही कम लोग उधर है। तो मैक्सिमम कहाँ पे है, हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड में है। ठीक है, तो अप्लाइड और ये भी मतलब वही है, मतलब अप्लाइड और प्रैक्टिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिकल सोशल प्रॉब्लम्स। जैसे कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम चल रही है या फिर किसी भी सोसाइटी में अगर कोई दिक्कत है या एंशिएंट टाइम में थी, तो उस सब के बारे में जानने के लिए हमें आपको उस फील्ड पर जाना पड़ेगा या फिर उस साइट पे जाना पड़ेगा। यदि अगर बोला जाए कि आप प्रिंसिपल अगर है, एक स्कूल है, क्लास 10th भी है, उसमें कोई टीचर नहीं है, तो प्रिंसिपल अपने रूम में बैठे बैठे थोड़ी सोचेगा कि नहीं बच्चों शांत हो जाओ, सोचेगा और ये बच्चे शांत हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। उसको अपने ऑफिस से निकल के उस क्लास में जाना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ना समझे तो मारना पड़ेगा, तब जाके वो शांत होंगे। मतलब उसको अपने एक कंफर्ट जोन से या फिर एक ऑफिस से निकल के प्रैक्टिकल उस फील्ड में पर्टिकुलर जाना पड़ेगा, तो ही ये काम बनेगा। तो इसी तरह हमारे प्रैक्टिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। तो उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन। जैसे किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड होना, उसे हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब उसका फील्ड बहुत ही ब्रॉड है। तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि आप कई सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के जो फील्ड्स है सबके बारे में पूरी तरह से ज्ञाता हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें जो फील्ड्स है उसमें किसी हो सकता है आप किसी एक फील्ड में, 2 फील्ड में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 फील्ड में आप महारत हासिल है आपको। तो ये सब हो गया। तो जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर मान लीजिए आप क्लास LKG में पढ़ रहे हैं या फिर मान लीजिए क्लास 1 में पढ़ रहे हैं, अब आपको बोला जाए कि आप किस में स्पेशलिस्ट हैं, आप ऐसे थोड़ी बोलेगा हम हिंदी में, मैथ में, इंग्लिश में, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप 10th में हैं और 10th जैसे ही आपने क्रॉस किया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं, आपको किस में जाना है, मैथ में जाना है, बायो में जाना है, साइंस, कॉमर्स, अकाउंट्स, आर्ट्स, ये सब हो गए अलग अलग फील्ड। तो आपका जिसमें स्पेशलिस्ट होगा, आप जिसमें स्पेशलिस्ट होंगे या आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा आप उसमें जाएंगे। ठीक है, तो ये सब तरीका हो जाता है। तो इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी में भी डिपेंड करता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज द नॉलेज इंक्रीजेज, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी मेथड्स बिकम मोर एडवांस्ड। तो मेथड जो एडवांस होंगे, जैसे मान लीजिए अभी आपको एंथ्रोपोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो आपको पता है कि एंथ्रोपोलॉजी है वो पुराने लोगों के बारे में जानता है और आज के बारे में कंपेयर करता है बस। लेकिन अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानेंगे, पुराने लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्यों खाते पीते थे, वो सब हो गया, या फिर कैसे हंटिंग करते थे, गैदर हो गया, फिर अलग अलग कल्चरल सोसाइटी हो गया, पहले के ज़माने में जो हमारा ज्योग्राफी कैसी थी, ये सब हो गया, अलग अलग फील्ड हो गया। तो अलग अलग फील्ड के बारे में जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाएंगे, चीज़ें और भी ज़्यादा एडवांस होंगी और हो सकता है कि आप उसके बारे में पढ़ के किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आप एडवांस हो जाएं, ठीक है, या फिर रीजनेबली मास्टर बन जाएं। तो ये सब है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें लिखा है एज द नॉलेज इंक्रीजेस मेथड बिकम्स मोर एडवांस्ड।
लिमिट टू व्हाट एनी वन पर्सन कैन रीजनेबल मास्टर। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी स्पेशलाइजेशंस में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे जियोग्राफिकल स्पेशलिटी, किसी एरिया के बारे में, जियोग्राफी के बारे में जानना, आर्कियोलॉजिस्ट और ह्यूमन पैलेंटोलॉजिस्ट, जैसे कि मतलब बरियल्स वगैरह जो हो गए एंशिएंट ह्यूमंस के बरियल्स हो गए, उन सब के बारे में जानना। एथ्रोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया, साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया, कल्चरल इकोलॉजिस्ट हो गया, ये सब हो गए स्पेशलाइजेशन अलग अलग फील्ड के हैं। अब आता है रिलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मतलब ये है कि इसका रिलेवेंस क्या है, एंथ्रोपोलॉजी का क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्या नीड है, या फिर अलग अलग चीज़ों से कैसे लिंक्ड है, ये सब के बारे में है। तो एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ कंपेरेटिवली यंग डिसिप्लिन। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, बहुत ही यंग डिसिप्लिन है, मतलब रिसेंट ही लॉन्च हुआ या फिर रिसेंट में ही स्टार्ट हुआ है इसका, इस सब्जेक्ट का। तो इसे हम बोल सकते हैं लगभग 1880 टू 1900 के बीच में इसका स्टार्ट हुआ है। तो जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ओनली बिगेन टू गो टू लाइव विथ पीपल इन फेयर वेस्ट प्लेसेस इन लेट 1800। ऐसा नहीं है कि 1800 इस एरिया से पहले आपके लोग नहीं पढ़ते थे, इनको पता ही नहीं था क्या है, वो सब पढ़ते थे बट वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पार्ट था। उसके बाद इसको एक पर्टिकुलर अलग फील्ड ही बना दिया गया एंथ्रोपोलॉजी को, ये सब हो गया। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के बारे में, कल्चर्स हो गया, उनके बायोलॉजी के बारे में जानना, ये सब है हमारा। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।